नमस्कार, मैं IITian राकेश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं बियॉन्ड एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। आज से हम लोग क्लास 11th का जो सिलेबस है उसको स्टार्ट करेंगे और किसी चैप्टर को समझने से पहले आज हम लोग ये समझेंगे कि फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स का स्कोप क्या है और हमें कौन से चीज़ों को पहले पढ़ना होगा ताकि हम फिजिक्स में अपने चैप्टर को बेहतर ढंग से समझ पाएं और उसके ऊपर अपने कमांड बना पाएं। देखिए, अगर फिजिक्स के बारे में कहा जाए तो फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। ये डेफिनेशन आपने अपने जीवन काल में बहुत बारी सुना है। ये वो बेसिक डेफिनेशन है जो आपको क्लास 8 में या क्लास 9th में आपको बताया जाता है कि भाई फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके अंदर आप नेचर और नेचुरल फेनोमेना के बारे में बात करते हैं। पर बहुत सारे स्टूडेंट को अभी भी ये स्पष्ट नहीं है कि नेचर में किन चीजों के बारे में हम पढ़ाई करते हैं या नेचुरल फेनोमेना कहने का अर्थ यहां पे क्या है। तो देखिए, आपने मैटर के बारे में सुना होगा। हम कहते हैं कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। आपने मैटर के बारे में उसके जो फंडामेंटल्स हैं उसको पढ़ा होगा, ठीक है। यहां पे फिजिक्स के अंदर हम मैटर और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। हम कहते हैं कि फिजिक्स जो है बाबू, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ये दो चीज, ठीक है। मतलब आप यूं समझ लो कि जब आप 11th और 12th में आप अपने फिजिक्स को पढ़ रहे हैं तो आप मैटर के बारे में और एनर्जी के बारे में और इन दोनों के रिलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जो डिफिनेशन आपका था कि फिजिक्स जो है, ठीक है, फिजिक्स जो है इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना, इस डिफिनीशन को तो समझना ही है, पर आपको यह साथ में समझना है कि फिजिक्स के अंदर हम मैटर और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। फिजिक्स के अंदर हम मैटर में सबसे छोटे फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में तो पढ़ते ही हैं, हम यूनिवर्स के बारे में भी पढ़ते हैं। क्लियर है? मतलब आप समझ रहे हो कि फिजिक्स का एक्सपेंशन कितना बड़ा है। फिजिक्स में हम छोटे से मैटर के बारे में वी स्टडी अबाउट द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर एज वेल एज वी स्टडी अबाउट द होल यूनिवर्स। क्लियर है? साथ ही साथ अगर आप यूं समझें कि फिजिक्स को दो भाग में डिवाइड भी किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। हम कहते हैं कि देखो बाबू, जो बिहेवियर होना है, ठीक है, वो नेचुरल हो, ठीक है, वो बिहेवियर या तो माइक्रोस्कोपिक होगा, ठीक है, बहुत सूक्ष्म होगा, माइक्रोस्कोपिक होगा, या तो मैक्रोस्कोपिक होगा। क्लियर है? जैसे अगर हम कहना चाहें तो अगर हम फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, एंटी न्यूट्रिनो के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हम माइक्रोस्कोपिक बात कर रहे हैं। पर अगर हम यूनिवर्स के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम यूनिवर्स के बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो हम मैक्रोस्कोपिक फेनोमेना की बात कर रहे हैं। क्लियर है? मतलब आप यूं समझ लो कि फिजिक्स के अंदर आपको सब कुछ पढ़ना है और इसके आधार पे फिजिक्स को दो भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। कौन से वो भाग हैं? तो पहला है जिसको हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स, ठीक। पहला जो भाग है उसको क्या बोलते हैं? क्लासिकल फिजिक्स। और जो अगला भाग है वो है आपका मॉडर्न फिजिक्स। तो आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि फिजिक्स के अंदर हम अपने क्लास 11th और क्लास 12th के सिलेबस में क्लासिकल फिजिक्स
और मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ेंगे और इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, तो इसके अंदर हम माइक्रोस्कोपिक या मैक्रोस्कोपिक फेनोमेना पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम मैटर और एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और इन दोनों के आपस के रिलेशन को समझेंगे। आपको याद होगा आइंस्टीन का वो फेमस इक्वेशन E बराबर mc², ये क्या है, यही वो रिलेशन है ना जिस रिलेशन के अंदर आप मैटर और एनर्जी को रिलेट करते हैं। ये क्या है, इसके बारे में हम बहुत विस्तृत आगे अपने सिलेबस में समझते चलेंगे, बट ये वही रिलेशन है जिसके अंदर मैटर और एनर्जी के रिलेशन को आइंस्टीन ने समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, अब आप आगे बढ़ते हैं तो इन सब के आधार पे एक बढ़िया सा डिफिनीशन तैयार किया जाए, और वो डिफिनीशन क्या है, तो हम कहते हैं बाबू कि फिजिक्स क्या है। देखिए हम कहेंगे कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ फंडामेंटल, ये वर्ड बहुत जरूरी है, स्टडी ऑफ फंडामेंटल डिसिप्लिन दैट शोज हाउ यूनिवर्स बिहेव्स। और जैसे ही मैंने यूनिवर्स बिहेव के बारे में बात कर दी, मैंने ऑलमोस्ट क्या, मैंने लगभग सब फेनोमेना को इसके अंदर समेट दिया। ठीक है, हम इसके अंदर फंडामेंटल डिसिप्लिन की बात करते हैं। ये वही फंडामेंटल डिसिप्लिन है जो लॉस बनाते हैं आगे जाकर के। समय के साथ साथ आप ये समझेंगे कि फंडामेंटल डिसिप्लिन में सर कौन से डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, पर इसके अंदर हमको पढ़ना क्या है, हमको समझना है कि यूनिवर्स बिहेव कैसे करता है। मतलब इन शॉर्ट, अगर हम यूनिवर्स बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो हम माइक्रो दोनों की बात कर रहे हैं। हम सबसे छोटे पार्टिकल के बारे में तो बात कर ही रहे हैं, पर हम सबसे बड़े यूनिवर्स के बारे में भी बात कर रहे हैं। सो फिजिक्स का एक्सपेंशन बाबू बहुत बड़ा है। ठीक है, फिजिक्स अपने आप में बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है। जैसे जैसे आप इसके में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप इसको और बेहतर तरीके से समझते जाएंगे। हम यूं कह ले कि फिजिक्स एक पढ़ाई है जिसके अंदर आप जो अनसुलझे जवाब है, जो अनसुलझे रहस्य है, आप उनको परत दर परत सुलझाने का काम करते हैं। सो जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा, आप वैसे वैसे जो है आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया होगा, आप वैसे वैसे ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा हटाते जाएंगे, और इसी पढ़ाई को हम फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, ये तो फिजिक्स की बात हुई। पर फिजिक्स को या किसी चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक मैथ्स पढ़ना पड़ता है। इस बेसिक मैथ्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो हम उसको लिखते हैं। देखिए बेसिक मैथ्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बाबू, इंपॉर्टेंट है ताकि आप समझ पाए फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को आने वाले चैप्टर्स के अंदर। तो इसमें सबसे पहली चीज हमें पढ़नी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें इसके अंदर पढ़ना है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। हमें इसके अंदर पढ़ना है थोड़ा लॉग भी। ठीक है, हमें इसके अंदर लॉग के बाद पढ़ना है ट्रिगो भी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के बाद हमें पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है, डिफरेंशिएशन को। उसके बाद हमें पढ़ना है इंटीग्रेशन, और हमें पढ़ना है सबसे आखिर में वेक्टर। देखो यहां पे 7 चैप्टर आ गए, पर मैं ये कह दूं कि ये 7 चैप्टर मैथ्स के हैं। इन सब के बारे में बहुत डिटेल में आप अपने मैथ्स के सिलेबस में पढ़ेंगे, पर फिजिक्स में अपने कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें इन सब की जरूरत है, और जितनी जरूरत है उतना हम लोग अपने सिलेबस में पहले इसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, सवाल बना लेंगे, और फिर अपने इस फ्लो में आगे बढ़ते हुए अपने चैप्टर्स को कवर करना स्टार्ट करेंगे। अब आप लोगों के अंदर एक सवाल खड़ा हुआ होगा कि सर इन सब चीजों को
फिजिक्स में पढ़ने की जरूरत क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझिए कि इसकी जरूरत क्या है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप इसलिए पढ़ेंगे कि जब भी आप किसी मोशन की बात करेंगे, चाहे वो सर्कुलर मोशन हो, चाहे वो प्रोजेक्टाइल मोशन हो, या किसी भी तरह का कोई मोशन हो, तो आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालने होते हैं, आपको कोऑर्डिनेट एक्सेस उसके लिए मानना पड़ता है। तो बिना इसके आप वो चीज नहीं कर पाएंगे। अब इसके अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्या चीज पढ़ना है वो सब मैं अभी आपको आगे सिलेबस में बताऊंगा, पर तत्काल अभी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको याद होगा, आपने पोजीशन पढ़ लिया है, आपको याद होगा आपने डिस्टेंस निकालने के लिए पढ़ लिया है, आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा है, आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है, ये सब आपने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सीक्वेंस एंड सीरीज की अगर हम बात करें तो सीक्वेंस एंड सीरीज फिजिक्स में इस्तेमाल में आता है जब आप कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करते हो तो उसको सिंपल करने के लिए। जब आप कोई कॉम्प्लेक्स सवाल को सॉल्व कर रहे हो जहां पे कैलकुलेशन बहुत जटिल होने लगा है, तो वहां पे सीक्वेंस एंड सीरीज के कंसेप्ट आपको इस्तेमाल में आएंगे और लॉग के कंसेप्ट आपको इस्तेमाल में आएंगे, जहां पे आप सवाल को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखो, जब आप जेईई मेंस या नीट में जब बैठेंगे या जब आप बोर्ड का भी एग्जाम दे रहे होंगे, तो एक निर्धारित समय में आपको एक सवाल को सॉल्व करना है। कैलकुलेशन बहुत बड़ा अगर हो जाएगा तो आपको एक अधिक टाइम लगेगा उसको सॉल्व करने में। ये दो चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज और लॉगरिथम, ये आपको उस कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए पढ़ाया जाता है और एकदम बहुत लाइट में यहां पढ़ाया जाता है, 11th में बहुत डिटेल में है। ठीक है, बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हम इसलिए पढ़ते हैं कि जब हम कोई चीज कैलकुलेट कर रहे हैं और वहां पे डायरेक्शन आ जाए या हमको एंगल कहीं पे निकलना है, एंगल बताना है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री में भाई साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट कंसेप्ट को इस्तेमाल कर करके एंगल बताते हैं कि डायरेक्शन क्या होगा, किस एंगल पे होगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट बताता है। डिफरेंशिएशन जहां पे, और देखो डिफरेंशिएशन बाबू आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये सब तो अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप समझ लिए तो आप बेहतर कर पाएंगे। पर अगर इस दोनों में आपने कमी कर दी, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, तो आपको बहुत तकलीफ होने वाली है फिजिक्स के वर्ल्ड में। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन की जरूरत कहां पड़ती है, जब हम चेंज की बात करते हैं। जैसे वेलोसिटी चेंज करेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो एक्सेलरेशन ये इससे दिया जाएगा। और इंटीग्रेशन जहां पे हम समेशन का इस्तेमाल करते हैं, और इंटीग्रेशन में भी हमें डेफिनिट इंटीग्रेशन और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ना है। क्या होता है मैं समझाऊंगा। और वेक्टर तो तुम्हारा कंपलसरी, मतलब वेक्टर जो है ना आपके फिजिक्स की आत्मा है। अगर आपने वेक्टर नहीं पढ़ा तो आप यूं समझ लो कि आप फिजिक्स में बहुत बार अटकेंगे, बहुत बार क्या आप अटकते ही रहेंगे। सो ये सोल है फिजिक्स की। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर दूं कि ये सब हम उतना ही पढ़ेंगे जितना फिजिक्स में हमें इस्तेमाल में आना है। डिटेल में आप इन सब को अपने 11th और 12th के मैथ्स में पढ़ेंगे। बहुत विस्तार में आप मैथ्स में इसको समझेंगे, फिजिक्स में काम लायक पढ़ करके हम अपने चैप्टर पे आएंगे। अब इन सब के बाद मैं आपको बता दूं कि हमारा फ्लो कैसे होगा, हम पढ़ेंगे कैसे, पैटर्न क्या होगा हमारे पढ़ाई का, हम किस तरह से सिलेबस को कवर करेंगे। तो सबसे पहली चीज कि हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट से और वेक्टर तक चले जाएंगे, समझते हुए सवाल को सॉल्व करते हुए। मतलब हर एक लेक्चर के बाद, ठीक है, मतलब हर एक लेक्चर के बाद एक लेक्चर आएगा जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक पढ़ा दिया, एक न्यूमेरिकल की वीडियो रहेगी जिसके अंदर हम उस कॉन्सेप्ट के बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको कर देंगे और साथ ही साथ आपको असाइनमेंट दे दिया जाएगा ताकि आप बना करके अपने ऊपर उस टॉपिक के ऊपर कॉन्फिडेंस कर लो कि नहीं वो टॉपिक मेरा भाई बढ़िया हो चुका है। ठीक है, इसको खत्म करने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन के अंदर जब इरर पहुंचेंगे बाबू, तो इरर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक साल जेईई या नीट में इरर से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इरर पे ज्यादा ध्यान देंगे और उसके पहले यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ लेंगे। यूनिट एंड डायमेंशन खत्म करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे
आपका काइनेमेटिक्स, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और इस तरह से हमारा सिलेबस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 1, 2, 3, 4 जैसा है वैसा बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालिएगा बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए इसको आप समझ चुके हैं, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और हेडिंग डालिए बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे बढ़ते हैं। देखो बाबू, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट जानना है। किसका? तो थोड़ा कंसेप्ट जानना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पोजीशन का, डिस्टेंस फॉर्मूले का, मिड पॉइंट का, उसके बाद आपको थोड़ा स्ट्रेट लाइन के बारे में जानना है, थोड़ा पाराबोला के बारे में जानना है और थोड़ा सा सर्किल के बारे में जानना है। मैं वापस एक बात कह दूं कि ये सब चीज़ें जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे अपने सिलेबस में, वैसे वैसे मैथ्स के अंदर आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अगर अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ने बैठ जाए ना तो हम अपने फिजिक्स से भटक जाएंगे और मैथ्स पढ़ाने लग जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट बाबू क्या होता है? तो पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन नंबर एक्स कॉमा वाई। आपने पढ़ा हुआ है, एक्स कॉमा वाई नंबर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। जैसे अगर मान लो, देखो बाबू कि ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है और ये तुम्हारा वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है। ठीक है, इधर होगा एक्स एक्सिस, इधर होगा बच्चा एक्स डैश एक्सिस और इधर होगा तुम्हारा वाई डैश एक्सिस। यहाँ पे 1, 2, 3 ऐसे 4, इधर होगा तुम्हारा -1, -2, इधर 1, इधर 2, 3 ऐसे होगा। ठीक है, इधर में होगा -1, -2। कोई तुमको बोलेगा कि बाबू रिप्रेजेंट करो तुम 2,2, क्या तुमसे पूछता है? तुमसे पूछेगा कि रिप्रेजेंट करो 2,2। ठीक है, तो 2,2 रिप्रेजेंट करने के लिए x2 मतलब समझना है कि x क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y, और y क्या होता है? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x। ठीक है, तो ये पहला x है, तो ये y से परपेंडिकुलर मतलब 2 पॉइंट यहां आएंगे और फिर ऊपर जाएंगे, ये जो पॉइंट होगा ये 2,2 होगा। कोई तुमसे पूछता है रिप्रेजेंट करने के लिए कि -2, रिप्रेजेंट कीजिए, तो देखिए बाबू -2 इधर और -2 इधर, ये पॉइंट हो गया -2, उसी तरह से कोई तुमको बोलता है रिप्रेजेंट कीजिए 1,3, क्लियर है, या -1,3, तो -1 इधर और 3 इधर, ये पॉइंट जो हो गया ये -1,3 हुआ। कोई तुमको रिप्रेजेंट करेगा 3,1 रिप्रेजेंट करने के लिए बोला, तो आप यहाँ से 3 और इधर से 1, ये पॉइंट 3,1 हुआ। क्लियर है, तो ये आपने पढ़ा हुआ है, कोई बहुत नई चीज नहीं हम लोग पढ़ रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, देखो बाबू 2 पॉइंट है, x1 y1 और दूसरा है x2 y2। क्लियर है, तो आप देखिएगा यहाँ पे कि ये वाला जो डिस्टेंस है बच्चा, यहाँ से यहाँ तक ये x1 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक x2 है। सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस y1 है और ये पूरा डिस्टेंस y2 है। अगर ये पूरा x2 है और ये x1 है तो ये बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये x2 माइनस x1 होगा। क्लियर है, और अगर ये x2 माइनस x1 है तो ये भी x2 माइनस x1 होगा। ठीक है, अगर देखिए ये y1 है और ये पूरा y2 है, तो अगर हम इतना डिस्टेंस, अगर इसको सीधा दे दो, तो अगर हम सिर्फ ये डिस्टेंस की बात करें तो ये क्या हो जाएगा बाबू? तो ये होगा तुम्हारा y2 माइनस y1। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनते हुए दिखाई दे रही होगी, विच इज ACB, और ये AB उसमें क्या हो गया? तो AB हो गया हाइपोटेनस। आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है डिस्टेंस फॉर्मूला बराबर AB इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। क्लियर है, ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 2 कार्टेशियन पॉइंट का बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तब सीधा बोलना है कि सर वो होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग मिड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। देखो बाबू 2 पॉइंट है, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। इस A और B इंटरवल के बीच में
इसका कहीं ना कहीं मिड पॉइंट लाई करेगा। अब देखो इस ए और बी पॉइंट के बीच में कहीं ना कहीं इसका मिड पॉइंट लाई करेगा। ये मिड पॉइंट यहां लाई कर दिया, नाम दे दिए सी। मतलब मिड पॉइंट क्या करेगा, मिड पॉइंट इस ए बी लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांट देगा। मतलब ए सी की लंबाई और बी सी की लंबाई सेम होगी ना। मिड पॉइंट क्या करता है, मिड पॉइंट एक लेंथ को दो हिस्सों में बांट देता है, बराबर हिस्सों में। तो यहाँ पे AC और BC सेम होगा, तो बाबू ये C पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे दिया जाएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है आपका x1 प्लस x2/2 प्लस x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। क्लियर है। अब मिड पॉइंट के बाद हम बात करते हैं ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। बाबू ग्रेडियंट ऑफ लाइन को ही स्लोप ऑफ लाइन कहा जाता है। देखो अभी डरना नहीं है कि सर मैथ्स पढ़ाने लगे, ये उतना ही आपको बस पढ़ाया जा रहा है जितना आपको फिजिक्स में इस्तेमाल है, डिटेल तो मैथ्स में है। ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन को ही बाबू क्या बोलते हैं, स्लोप। तो किसी भी एक लाइन की स्लोप क्या होती है, तो किसी भी एक लाइन की स्लोप वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में, देखो जैसे देखो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, प्लेन है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और इधर बच्चा वाई एक्सिस है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा उसी को ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन कहा जाएगा। क्लियर है। फिर से मैं बोल दूं, ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा वही क्या बोला जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन या स्लोप ऑफ अ लाइन। तो स्लोप को बाबू tan थीटा से दिखाते हैं और इसको m बोलते हैं। ठीक है, यहां पे देख लो, देखो ये लाइन ऐसे आ गई, ये जो स्लोप देख रहे हो एंटी क्लॉकवाइज में ये है, याद रखना है एंटी क्लॉकवाइज लेना है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा बाबू, तो यहाँ होगा स्लोप tan थीटा बराबर होगा, या आप इसको माइनस tan अल्फा भी कर सकते हो। काहे माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा बाबू देखो अल्फा क्लॉकवाइज है, माइनस लगा दोगे तो एंटी क्लॉकवाइज में चला जाएगा। तो स्लोप बराबर tan थीटा बोलो या यहाँ पे माइनस tan अल्फा बोलो। tan अल्फा बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है। अगर थीटा एक्यूट है, एक्यूट मतलब 90 से कम नहीं ना होता है, एक्यूट मतलब जहां पे एंगल का मेजरमेंट 0 से ज्यादा और 90 से कम है। तो अगर बाबू थीटा एक्यूट होगा, 90 से कम होगा, तो स्लोप पॉजिटिव रहेगा, ध्यान रखना है। और अगर थीटा ऑब्ट्यूज हो जाए, मतलब 90 से ज्यादा 120, 130, 140 हो जाए, क्लियर है, तो अगर थीटा ऑब्ट्यूज होगा तो स्लोप निगेटिव रहेगा। ठीक है, स्लोप कैसे नापना है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट दिया हुआ है एक स्ट्रेट लाइन पे, देखो समझो मेरी बात, जैसे बच्चा मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, कुछ रहा होगा इसका इक्वेशन, अभी उस पे भी आएंगे। तो इस स्ट्रेट लाइन पे बाबू दो ठो पॉइंट मान लीजिए, पॉइंट दिया हुआ है x1, y1 और x2, y2, ये दो बाबू पॉइंट दिया हुआ है। और आपसे पूछेगा कि बताइए इसका स्लोप क्या होगा, तो आपको बोलना है कि स्लोप इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा एंड दिस इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर है। क्या बोलेगा स्लोप, आप बोलेगा स्लोप बराबर m बराबर tan थीटा और दिस इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर है, ऐसे स्लोप आप दे पाइएगा। आगे चलते हैं हम लोग बाबू, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कौन से फॉर्म में पढ़ेंगे, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में पढ़ेंगे। अब स्ट्रेट लाइन क्या होता है, सीधी रेखा, ठीक है, बट डिफिनीशन के हिसाब से देखा जाए तो हम कहेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन किसी भी प्लेन में इज डिफाइंड एज सेट ऑफ पॉइंट, अलग अलग पॉइंट का सेट, ठीक है, हुज कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसके कोऑर्डिनेट एक्सिस x, y सटिस्फाई अ लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। जैसे देखो इसको तुम इमेजिन करो, यहां पे बाबू एक पॉइंट रहा होगा, यहां पे एक पॉइंट रहा होगा, एक पॉइंट यहां रहा होगा, इस सब के अपने कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होंगे, x, y होगा। समझ रहे हो मेरी बात, x, y होगा। अगर ये सारे पॉइंट इस इक्वेशन में बैठाए जाएं और इसको सेटिस्फाई कर दे तो उस लाइन को एक स्ट्रेट लाइन का नाम दिया जाएगा। क्लियर है। तो बाबू इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप m, मतलब अगर देखो जैसे ये एक लाइन है,
अभी तो तुमको नहीं ना पता है इस लाइन का बाबू स्लोप क्या, इस लाइन का इक्वेशन क्या है। अभी तो तुमको पता नहीं है कि इस लाइन का इक्वेशन क्या है, पर तुमको पता है कि इस लाइन का स्लोप सर अभी बताए हैं tan थीटा है, m है। क्लियर है? तो जैसे देखिए बाबू कि यहां पे एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के साथ, ये बच्चा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये लाइन x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और इसका ये जो देख रहे हो y इंटरसेप्ट c है। क्या है? y इंटरसेप्ट c है। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो आप कहिएगा बाबू कि इक्वेशन होगा y बराबर mx प्लस सी, जहां पे m स्लोप है, x x है और c जो है वो y इंटरसेप्ट है। क्लियर है? तो y इक्वल्स टू mx प्लस सी हो जाएगा, जहां पे m क्या है बच्चा? tan थीटा है। समझ रहे हो मेरी बात? बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं जाना है, उतना ही पढ़ना है, हड़बड़ाना नहीं है, उतना ही पढ़ना है जितना हमको इस्तेमाल पड़ेगा किसके लिए? फिजिक्स के लिए। डिटेल तो मैथ है, अभी तो बहुत कुछ छूटा है अगर आप देखो तो, पर इतना मेरा काम जो हम जो पढ़ा रहे हैं, इतने से मेरा फिजिक्स में काम हो जाएगा, तो बाकी मैथ्स वाले सर समझाएं। ठीक है ना? चलिए यहां तक देख लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद जो है हम लोग थोड़ा सा और पढ़ेंगे, और पाराबोला और सर्किल। अभी हम लोग पाराबोला और सर्किल के बारे में समझेंगे, और पाराबोला और सर्किल क्या होता है बाबू, आइए देखते हैं। ठीक है, देखिए इसको डिलीट कर दिया जाए, आप इसको लिख लेंगे। बहुत सिंपल तरीके से चीजों को रखना है। देखिए पाराबोला क्या होता है, देखिए पाराबोला का इक्वेशन होता है बाबू y इक्वल्स टू ax स्क्वायर होगा। क्या होगा? y इक्वल्स टू ax स्क्वायर, जहां पे a की वैल्यू 0 से बड़ी भी हो सकती है। क्लियर है? समझ रहे हो मेरी बात? या हो सकता है x बराबर ay स्क्वायर। क्लियर है? यहां पे आप यूं कह लो कि a 0 नहीं होगा, a 0 नहीं होगा। क्लियर है? तो ये y बराबर ax स्क्वायर या x बराबर ay स्क्वायर, ये पाराबोला का इक्वेशन होता है। पाराबोला एक कर्व फिगर होता है बच्चा, जैसे ये आप देख लीजिए, यहां पे y बराबर ax स्क्वायर इक्वेशन है और a की वैल्यू 0 से बड़ी है। अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो कर्व अप होगा। क्लियर है? अगर वही चीज में अगर a की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो कर्व का फेस नीचे होगा। क्लियर है? यहां आ जाओ, देखो ये किसका बना रहे हैं? y बराबर ax स्क्वायर का। ठीक है ना? अगर हम बना दें x बराबर ay स्क्वायर का तो ये ऐसे बनेगा। क्लियर है? जब a की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो फेस इधर होगा, और जब a की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो फेस जो बचा वो बन जाएगा इधर। किसका है ये? x बराबर ay स्क्वायर का। बस इतना समझना है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है? सिंपल समझना है कि y बराबर ax स्क्वायर या x बराबर ay स्क्वायर ये पाराबोला का इक्वेशन होता है, जहां पे a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। आप कभी कभी जनरल केस में अगर आप चाहोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पाराबोला का इक्वेशन x बराबर ay स्क्वायर प्लस by प्लस c होता है, और y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। क्लियर है? ये हमारा क्या हो गया? पाराबोला। फिर से मैं बता दूं, अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी होगी फेस अप होगा, अगर a की वैल्यू 0 से छोटी होगी फेस डाउन होगा। अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी होगी किसके लिए? x बराबर ay स्क्वायर के लिए, फेस इधर होगा, और अगर छोटी होगी तो फेस घूम जाएगा, उधर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, हम लोग सर्किल के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सर्किल के बारे में देखा जाए। पढ़ा हुआ है आपने सर्किल। देखो बाबू, सर्किल क्या होता है? एक सेंटर होता है, उस सेंटर का मान लो पॉइंट a, b है। क्या है सेंटर का पॉइंट? a, b। तो इस सेंटर से चारों तरफ सेम डिस्टेंस r होगा। क्लियर है? तो हम कहते हैं कि एक सर्किल क्या है? एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ सेम डिस्टेंस पे बनाया गया फिगर सर्किल कहलाएगा। इसका इक्वेशन क्या होगा? तो आप लिखना है x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। r स्क्वायर समझ गए ना? तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये सर्किल है। इतना ही बच्चा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पढ़ना है। ठीक है?
याद रखिएगा इतना ही पढ़ना है। जैसे ए कॉमा बी क्या है, सेंटर, आर क्या है, रेडियस। अब इतने के आधार पे जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप कोऑर्डिनेट पॉइंट लेट कर पाएंगे, आप वहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा पाएंगे। अभी तो खैर अगर बहुत डिटेल में चलेंगे तो ये अकेले 10-15 क्लास का एक टॉपिक बन जाएगा, बट फिजिक्स के लिए जितना हमको चाहिए, हम बार बार कह रहे हैं कि उतना ही हम लोग पढ़ेंगे। अब अपने अगले लेक्चर में हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस बना लेंगे, जो जिस तरह के क्वेश्चन हमको आगे जरूरत पड़ने वाले हैं, और हम थोड़ा सा सीक्वेंस एंड सीरीज को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हर एक लेक्चर में हम लोग पहले जो बेसिक मैथ्स है उसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर आएंगे यूनिट एंड डायमेंशन में, फिर आपको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। तब तक के लिए इसको नोट कर लीजिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।